Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। आप लोग का हमारे रिद्धि एकेडमी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BPC 142 के बारे में, जिसका सब्जेक्ट नेम है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, मतलब न्यायिक मनोविज्ञान के बारे में। इसमें टोटल 1 से 45 क्वेश्चन तक रहेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग अगर देख कर जाते हैं तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हम ये सारे क्वेश्चन जो है हम एक ही वीडियो में आपको करवाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। इन 45 क्वेश्चन में से भी जो 15 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये 15 क्वेश्चन जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, और अपने ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विस्तार की व्याख्या कीजिए। मतलब न्यायिक मनोविज्ञान क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में हमको बताना है। इसके उत्तर में हम लोग लिखते हैं, न्यायिक मनोविज्ञान मतलब फॉरेंसिक साइकोलॉजी मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मनोविज्ञान सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग कानून एवं न्याय व्यवस्था में करती है। यह अपराधियों, पीड़ितों, गवाहों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं के व्यवहार का अध्ययन करती है। अब न्यायिक मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? न्यायिक मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक और कानून का संयुक्त क्षेत्र है। वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विषय है। अपराध और अपराधी व्यवहार का अध्ययन है। न्यायिक प्रक्रिया में सहायता करता है। मानव व्यवहार पर आधारित अनुशासन है। अब न्यायिक मनोविज्ञान के विस्तार क्या है, यानी स्कोप क्या है इसका? अपराधियों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करना, गवाहों का विश्वसनीयता का परीक्षण करना, बाल अभिरक्षा मामलों की सहायता करना, अपराधों की जांच एवं फॉरेंसिक करना, सुधार गृह एवं पुनर्वास का कार्यक्रम करना, न्यायालय को विशेष परामर्श प्रदान करना। अब न्यायिक मनोविज्ञान के कार्य क्या हैं? न्यायिक मनोविज्ञान है, उनके कार्य क्या हैं, इसके बारे में हमें जानना है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना इसका प्रमुख कार्य है। अपराधियों के व्यवहार का विश्लेषण करता है। न्यायालय में विशेष गवाही देना, पीड़ितों एवं गवाहों की सुरक्षा या सहायता करना, अपराध रोकथाम संबंधी सुझाव भी देता है। अब निष्कर्ष, न्यायिक मनोविज्ञान है, उनके निष्कर्ष क्या निकलते हैं? न्यायिक मनोविज्ञान कानून और मनोविज्ञान के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह न्याय व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, न्यायिक मनोविज्ञान में मूल्यांकन की परीक्षाएं एवं तकनीकों की व्याख्या कीजिए। न्यायिक मनोविज्ञान यानी फॉरेंसिक इवैल्यूएशन न्यायिक मामलों में किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति, व्यक्तित्व और व्यवहार का आकलन करने की प्रक्रिया है। प्रमुख परीक्षाएं एवं तकनीकें, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना। साक्षात्कार का मतलब क्या हुआ? व्यक्ति से जानकारी प्राप्त करना। फिर है व्यक्तित्व परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। व्यक्तित्व परीक्षण में किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब बौद्धिक क्षमता का मापन किया जाता है इसमें। व्यवहार अवलोकन में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
मनोवैज्ञानिक परीक्षण, इसमें मानसिक स्थिति का आकलन किया जाता है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं, ये तकनीकों से निष्कर्ष क्या निकलते हैं? ये तकनीकें न्यायालय को सही निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक मनोविज्ञान के जैविक एवं एकीकृत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आपराधिक मनोविज्ञान के जैविक और एकीकृत सिद्धांत से क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों को जानना है। आपराधिक व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे जैविक सिद्धांत। जैविक सिद्धांत में अपराध का संबंध आनुवांशिक कारकों से माना जाता है। मस्तिष्क की संरचना और हार्मोन भी अपराध को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक एवं जैविक दोष अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। जबकि एकीकृत सिद्धांत में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों का समान महत्व देता है। अपराध को अनेक कारणों का परिणाम माना जाता है। आधुनिक अपराध अध्ययन में अधिक सक्रिय होते हैं। अब आपराधिक व्यवहार के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? आपराधिक व्यवहार को समझने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अधिक प्रभावी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक सब परीक्षण क्या है? मनोवैज्ञानिक सब परीक्षण क्या है, इसके बारे में बताना है। मनोवैज्ञानिक सब परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृत व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक स्थिति और जीवन परिस्थितियों का अध्ययन करके मृत्यु के कारणों का पता लगाया जाता है। अब है मनोवैज्ञानिक सब परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं? इसमें आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना की पहचान की जाती है। मृतक की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। जांच एजेंसियों में यह सहायता प्रदान करती है। सूचना के स्रोत। इसमें सूचना के स्रोत क्या है, कौन इसे सूचना देते हैं? परिवार एवं मित्र, चिकित्सक अभिलेख, व्यक्तिगत दस्तावेज या पुलिस रिपोर्ट। निष्कर्ष क्या निकलते हैं? यह अपराध जांच का महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपकरण होता है। नेक्स्ट है पुलिस तनाव। पुलिस तनाव क्या है? पुलिस तनाव वह मानसिक और शारीरिक दबाव है जो पुलिस कर्मियों को अपने कार्य के दौरान अनुभव होता है। पुलिस तनाव वह मानसिक और शारीरिक दबाव है जो पुलिस कर्मियों को अपने कार्य के दौरान अनुभव होता है। कारण, पुलिस तनाव के कारण क्या क्या है? लंबी ड्यूटी, अपराधियों से सामना, कार्य का दबाव, पारिवारिक समय की कमी। अब पुलिस तनाव होने के प्रभाव क्या क्या हैं? मानसिक तनाव, चिंता एवं अवसाद, कार्य क्षमता में कमी हो जाती है। निष्कर्ष, पुलिस तनाव के क्या निष्कर्ष होते हैं? तनाव प्रबंधन पुलिस कर्मियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब है रीड तकनीक। रीड तकनीक से क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। रीड तकनीक एक पूछताछ विधि है जिसका उपयोग संदिग्ध व्यक्ति से सत्य जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। रीड तकनीक के प्रमुख चरण हैं तथ्य विश्लेषण, व्यवहार का अवलोकन, पूछताछ, स्वीकार्य युक्ति पर प्राप्त करना। महत्व क्या है? अपराध जांच में उपयोगी होते हैं, सत्य का पता लगाने में सहायक होते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? रीड तकनीक अपराध जांच की एक महत्वपूर्ण पूछताछ पद्धति है। गवाह सुरक्षा के प्रकार एवं प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि गवाह सुरक्षा क्या है, उनके प्रकार और प्रक्रिया को बताना है।
गवाह सुरक्षा का उद्देश्य गवाहों को धमकी, भय और हमलों से सुरक्षित रखना है। गवाह के प्रकार क्या हैं? पहचान छिपाना, सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित स्थान पर हस्तांतरण करना, विशेष कानूनी संरक्षण प्रदान करना। प्रक्रिया, इनके प्रक्रिया क्या हैं? खतरे का मूल्यांकन, सुरक्षा योजना तैयार करना, पुलिस सुरक्षा प्रदान करना, नियमित निगरानी करना। निष्कर्ष, गवाह सुरक्षा के निष्कर्ष क्या निकलते हैं? गवाह सुरक्षा न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण के संदर्भ में न्यायालयिक मनोविज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए कि बाल यौन शोषण क्या है। बाल यौन शोषण बच्चों के साथ किया गया गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में न्यायालयिक मनोविज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख भूमिकाएं में हैं, पीड़ित बच्चों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा, मानसिक आघात की पहचान की जाती है। न्यायालय को विशेष राय देना होता है। परामर्श एवं उपचार प्रदान किया जाता है। बच्चों की सुरक्षा एवं पुनर्वास में सहायता करना होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? न्यायालयिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाने और उसके मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध प्रवृत्ति के जोखिम कारकों का वर्णन कीजिए कि अपराध प्रवृत्ति क्या है, इनके जोखिम कारक क्या हैं। अपराध प्रवृत्ति से आशय किशोरों द्वारा किए गए असामाजिक एवं अपराधपूर्ण व्यवहार है। प्रमुख जोखिम कारक हैं पारिवारिक कलह, गरीबी एवं बेरोजगारी, बुरी संगति, नशे की आदत, विद्यालय से दूरी, मानसिक एवं भावनात्मक समस्याएं। निष्कर्ष क्या निकलता है? अपराध समाज से इन जोखिम कारकों की पहचान और समय पर सुधार से अपराध प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। अपराध प्रवृत्ति को रोकना है तो उन्हें समय पर पहचान कर उन्हें सुधार करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालयिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति, विस्तार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। न्यायालयिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति, विस्तार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। न्यायालयिक मनोविज्ञान कानून और मनोविज्ञान का संयुक्त क्षेत्र है जो अपराध एवं निकाय प्रकृतियों का अध्ययन करता है। अब इनकी प्रकृति को देखेंगे कि इनकी प्रकृति कैसी है। वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विषय, कानून और मनोविज्ञान का समन्वय, मानव व्यवहार का अध्ययन। विस्तार में आ जाएगा अपराधी मूल्यांकन, गवाह परीक्षण, बाल अभिरक्षा मामले, अपराध जांच। इनके कार्य क्या क्या हैं? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अपराधी व्यवहार विश्लेषण, विशेषज्ञ गवाही, पुनर्वास कार्यक्रम। निष्कर्ष, यह न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालयिक मूल्यांकन एवं चिकित्सीय मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व परीक्षणों का वर्णन कीजिए। न्यायालयिक मूल्यांकन यानी फॉरेंसिक इवैल्यूएशन न्यायालय के उद्देश्यों से किया जाता है। न्यायालयिक मूल्यांकन क्या है? न्यायालय के उद्देश्य से किया जाता है। कानूनी निर्णय में सहायता करता है, निष्पक्षता पर आधारित होता है। जबकि चिकित्सीय मूल्यांकन उपचार हेतु किया जाता है, रोगी के कल्याण पर केंद्रित होते हैं। चिकित्सक रोग संबंधी महत्वपूर्ण होता है। व्यक्तित्व परीक्षण में आता है निष्कर्ष। व्यक्तित्व परीक्षण से क्या निष्कर्ष निकलता है? व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति के व्यवहार और मानसिक स्थिति को समझाने में
सहायता करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का संज्ञानात्मक सिद्धांत एवं आपराधिक व्यवहार क्या है, उसके बारे में हम लोग को बताना है। संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अपराधी व्यवहार व्यक्ति की सोच, धारणा और निर्णय प्रक्रिया से प्रभावित होता है। मुख्य बिंदु में है गलत सोच अपराध को बढ़ावा देती है। नैतिक तर्क की कमी अपराध का कारण बन सकती है। व्यक्ति अपने व्यवहार को उचित ठहराने का प्रयास करता है। निष्कर्ष, आपराधिक व्यवहार को समझने में संज्ञानात्मक सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी वर्गीकरण क्या है, उसके बारे में बताना है। अपराधी वर्गीकरण का अर्थ अपराधियों को उनके व्यवहार और अपराध के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना है। इनके प्रकार है, अपराधी वर्गीकरण के प्रकार है हिंसक अपराध, यौन अपराध, संपत्ति अपराधी, संगठित अपराधी, किशोर अपराधी। निष्कर्ष, अपराधी वर्गीकरण अपराधियों को समझने और उनके सुधार में सहायता करता है। फिर है अन्वेषणात्मक मनोविज्ञान क्या है, सत्य एवं धोखे के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अन्वेषणात्मक मनोविज्ञान अपराधों की जांच में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के उपयोग का अध्ययन है। यह अपराधी के व्यवहार, उद्देश्यों और अपराध के तरीकों को समझने में सहायता करते हैं। सत्य के प्रकार, सत्य के कौन कौन प्रकार हैं जो देखिए, वस्तुनिष्ठ सत्य, व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक सत्य। और धोखे के क्या प्रकार हैं, प्रत्यक्ष झूठ, छिपाव और अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना, भ्रामक जानकारी मतलब इधर उधर की जानकारी देना। निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या निकलता है, अन्वेषणात्मक मनोविज्ञान अपराध जांच को अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस एवं मानवीय संबंध। पुलिस और मानवीय संबंध क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। पुलिस और जनता के बीच विश्वास, सहयोग एवं सम्मान पर आधारित संबंधों को पुलिस मानवीय संबंध कहा जाता है। अब पुलिस मानवीय संबंध के क्या महत्व हैं, अपराध नियंत्रण में सहायता मिलती है, जनता का विश्वास पुलिस पे बढ़ता है, कानून व्यवस्था मजबूत होती है, समुदाय सहयोग प्राप्त होता है। अब इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं, अच्छे पुलिस जन संबंध प्रभावी पुलिस व्यवस्था की आधारशिला है। जो है पुलिस एवं मानवीय संबंध, इनसे निष्कर्ष क्या निकलता है, पुलिस और मानव में जब अच्छा रिलेशन होता है तो अच्छे पुलिस जन संबंधी प्रभावी पुलिस व्यवस्था की आधारशिला है। फिर पूछताछ की तकनीकें, पूछताछ की क्या तकनीकें हैं, इसके बारे में हम लोग को जानना है। टेक्निक ऑफ इंट्रोगेशन मतलब पूछताछ की तकनीकें। पूछताछ अपराध से संबंधित सत्य जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। पूछताछ जो है अपराध से संबंधित सत्य की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया है। फिर है प्रमुख तकनीकें, पूछताछ की प्रमुख तकनीकें कौन कौन हैं, प्रत्यक्ष पूछताछ, संज्ञानात्मक साक्षात्कार, रीट तकनीक, व्यवहार विश्लेषण और खुला प्रश्न। पूछताछ की विभिन्न तकनीकें के निष्कर्ष क्या निकलते हैं, उचित पूछताछ तकनीकें सत्य जानकारी प्राप्त करने में सहायक होती है। फिर है प्रत्यक्षदर्शी गवाह मूल्यांकन की प्रकृति का वर्णन कीजिए कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह क्या है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। प्रत्यक्षदर्शी गवाह मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें गवाह की स्मृति, अवलोकन क्षमता और विश्वसनीयता का परीक्षण किया जाता है। प्रमुख तत्व हैं
स्मृति की सटीकता, घटना का अवलोकन, पहचान की क्षमता, सुझावों का प्रभाव, तनाव का प्रभाव इत्यादि। इनके महत्व क्या हैं? पूछताछ तकनीकी के क्या महत्व है? न्यायालय को सटीक जानकारी मिलती है, गलत पहचान की संभावना कम हो जाती है। निष्कर्ष: प्रत्यक्षदर्शी गवाह का सही मूल्यांकन न्यायिक निर्णयों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण में न्यायालयिक मनोवैज्ञानिक की भूमिका और हस्तक्षेपों का वर्णन कीजिए। कि बाल यौन शोषण में न्यायालयिक मनोवैज्ञानिक कैसे अपनी भूमिका को निभाता है, उनके हस्तक्षेप क्या क्या होते हैं। बाल यौन शोषण बच्चों के विरुद्ध गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में न्यायालयिक मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी भूमिका में आ जाएगा मनोवैज्ञानिक का मूल्यांकन करना, आघात की पहचान किया जाता है, विशेष रिपोर्ट तैयार करता है, न्यायालय को सहायता देता है। अब उनका हस्तक्षेप क्या क्या है? परामर्श देता है, मनोचिकित्सा देता है, परिवार परामर्श करते हैं और पुनर्वास का कार्यक्रम चलाते हैं। निष्कर्ष में क्या निकलेगा कि मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमिक हत्या को परिभाषित कीजिए तथा उसके मनोविज्ञान का वर्णन कीजिए। क्रमिक हत्या क्या है, उसको परिभाषित करना है तथा उसके मनोविज्ञान का वर्णन करना है। क्रमिक हत्या, सीरियल किलर। क्रमिक हत्या वह अपराध है जिसमें एक व्यक्ति अलग अलग समय पर 3 या अधिक हत्याएं करता है, जैसे संगठित, असंगठित, मिशन आधारित और शक्ति एवं नियंत्रण आधारित। इनके मनोविज्ञान क्या है? सहानुभूति में कमी होती है, आक्रामक व्यक्तित्व होता है, बचपन के नकारात्मक अनुभव होते हैं इनके पास अपराध करने के लिए, नियंत्रक एवं शक्ति की इच्छा होती है और मानसिक विकार का प्रभाव होता है। निष्कर्ष: क्रमिक हत्यारों का व्यवहार जटिल मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, क्योंकि वो हमेशा समाज से हट के रहते हैं, अलग रहते हैं। फिर है, न्यायालयिक मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विस्तार का क्षेत्र का वर्णन कीजिए। न्यायालयिक मनोविज्ञान की प्रकृति और उनके विस्तार क्षेत्र का वर्णन करना है। न्यायालयिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो कानून, अपराध और न्यायिक प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। इनकी प्रकृति में देखेंगे कि वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विषय होते हैं, कानून एवं मनोविज्ञान का समन्वय होता है, अपराधी एवं व्यवहार का अध्ययन करता है, न्यायिक प्रक्रिया में सहायता देते हैं। विस्तार क्षेत्र में देखेंगे अपराधी का मूल्यांकन, गवाह परीक्षण, बाल अभिरक्षा मामले, अपराध की जांच, पुनर्वास एवं सुधार का कार्यक्रम। निष्कर्ष यह निकला कि यह न्याय व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावी बनाता है। फिर है, मनोवैज्ञानिक आकलन एवं व्यक्तित्व परीक्षण का वर्णन कीजिए। मनोवैज्ञानिक आकलन एवं व्यक्तित्व परीक्षण का वर्णन कीजिए। मनोवैज्ञानिक आकलन व्यक्ति की मानसिक स्थिति, व्यक्तित्व और व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। व्यक्तित्व परीक्षण में MMPI, रिसर्च इंक्वलो टेस्ट, TAT, 16 PF टेस्ट। महत्व में इनका आता है कि अपराधी व्यवहार की पहचान करता है, मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और है इसमें न्यायालय को विशेष राय देता है। निष्कर्ष में देखते हैं व्यक्तित्व परीक्षण न्यायिक मूल्यांकन का महत्वपूर्ण भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपराधिक मनोविज्ञान की भूमिका एवं कार्य के बारे में बताना है।
आपराधिक मनोविज्ञान अपराधियों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इनके कार्य है अपराधी का मूल्यांकन करना, अपराधी व्यवहार का विश्लेषण करना, अपराधी फाइलिंग करना, न्यायालय में विशेष गवाही और पुनर्वास कार्यक्रम में सहायता करना। निष्कर्ष में आता है आपराधिक मनोविज्ञान अपराध की रोकथाम और जांच पूर्ण भूमिका को निभाता है, जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बुद्धि एवं आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत क्या है? बुद्धि और आपराधिक व्यवहार के सिद्धांत के बारे में हम लोगों को लिखना है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार कम बुद्धि स्तर और अपराधी व्यवहार के बीच संबंध पाया जाता है। मुख्य बिंदु में लिखेंगे कम बुद्धि क्षमता निर्णय क्षमता को प्रभावित करती है। सीखने की कठिनाइयों अपराध की संभावना बढ़ा सकती है। सामाजिक एवं पर्यावरणीय कारक भी महत्वपूर्ण हैं। निष्कर्ष में देखेंगे अपराध केवल बुद्धि का परिणाम नहीं बल्कि अनेक कारकों का संयुक्त प्रभाव है। फिर अपराध की अवधारणा, प्रकार एवं मनोवैज्ञानिक सब परीक्षण के बारे में लिखना है। अपराध वह कार्य है जो कानून का उल्लंघन करता है और समाज के लिए हानिकारक होता है। अपराध के कई प्रकार हैं जिसमें हिंसक अपराध, संपत्ति अपराध, यौन अपराध और साइबर अपराध निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं। मनोवैज्ञानिक सब परीक्षण में मृतक की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना, मृत्यु के कारण की पहचान करना, आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना का निर्धारण करना। निष्कर्ष में है मनोवैज्ञानिक सब परीक्षण अपराध जांच का महत्वपूर्ण उपकारक है। फिर है सत्य धोखे के प्रकार एवं धोखे का पता लगाने की विधि बताइए। धोखा वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है। धोखा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है। धोखा जो है कई प्रकार के होते हैं। धोखे के प्रकार में देखेंगे प्रत्यक्ष धोखा, छिपाव, अतिशयोक्ति और भ्रामक सूचना। पता लगाने की विधि कि हमें धोखा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसे पता लगाने की विधियाँ क्या है? पॉलीग्राफ परीक्षण, व्यवहार विश्लेषण, साक्षात्कार तकनीक और वॉइस टेस्ट एनालिसिस। निष्कर्ष, धोखे के परीक्षण के निष्कर्ष क्या हैं? धोखे की पहचान अपराध जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्षदर्शी गवाह मूल्यांकन के उपकरण एवं तरीके बताइए। इसमें हो जाएगा प्रत्यक्षदर्शी गवाह मूल्यांकन वह गवाह की वह विश्वसनीयता का परीक्षण है। प्रत्यक्षदर्शी गवाह मूल्यांकन गवाह की विश्वसनीयता का परीक्षण है। उपकरण के तरीके, अब इसके उपकरण के क्या क्या तरीके हैं? साक्षात्कार, पहचान परेड और संज्ञानात्मक साक्षात्कार, व्यवहार अवलोकन, स्मृति परीक्षण। महत्व क्या है इनके? सही पहचान सुनिश्चित करना, न्यायिक त्रुटियों को कम करना। निष्कर्ष, विश्वसनीय गवाही न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल यौन शोषण एवं बाल अभिरक्षण में मनोविज्ञान परीक्षण क्या है? इनके उत्तर को बताना है। बाल यौन शोषण मामलों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बच्चों की मानसिक स्थिति का आकलन करने में सहायक होते हैं। उपयोग में देखेंगे मानसिक आघात की पहचान की जाती है, बच्चों की भावनात्मक स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, अभिरक्षा निर्णय में सहायक होती है, माता पिता की उपयुक्तता का परीक्षण किया जाता है। निष्कर्ष में देखेंगे बाल यौन शोषण में मनोवैज्ञानिक परीक्षण बच्चों के हित में उचित निर्णय लेने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव वध के प्रकार एवं मनोनिदान क्या है? मानव वध के प्रकार और मनोनिदान उसके क्या हैं? मानव वध का अर्थ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या करने से है।
मानव वध के प्रकार में देखेंगे जानबूझकर की गई हत्या, गैर इरादतन हत्या, गैर इरादा से की गई हत्या, क्रमिक हत्या और सामूहिक हत्या। मनोनिदान, मनोनिदान में देखेंगे व्यक्तित्व मूल्यांकन, मानसिक विकार की पहचान, आक्रामकता का अध्ययन और अपराधी प्रेरणाओं का विश्लेषण। निष्कर्ष में निकलता है कि मानव वध को समझने में मनोनिदान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पुलिस तनाव। पुलिस तनाव लंबी ड्यूटी, कार्यभार और जोखिम के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव, शारीरिक दबाव को पुलिस तनाव कहा जाता है। पुलिस तनाव हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये रिपीट हो गया, आप लोग फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पुलिस तनाव लंबी ड्यूटी, कार्यभार और जोखिम के कारण उत्पन्न मानसिक एवं शारीरिक दबाव को पुलिस तनाव कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन रीट तकनीक। रीट तकनीक के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अपराध जांच में सत्य जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त पूछताछ की तकनीक को रीट तकनीक कहा जाता है। अपराधी वर्गीकरण अपराधियों को उनके व्यवहार एवं अपराध के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, इन्हें अपराधी वर्गीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है अन्वेषणात्मक मनोविज्ञान। अन्वेषणात्मक मनोविज्ञान में अपराध जांच में मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग करता है। फिर है प्रत्यक्षदर्शी गवाह। प्रत्यक्षदर्शी गवाह में घटना को अपनी आंखों से देखने वाला व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति अपने आंखों से घटना को देखता है वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह होता है। क्रमिक हत्या अलग अलग समय पर 3 या अधिक हत्याएं करने की घटना को क्रमिक हत्या कहा जाता है। फिर अपराध फाइलिंग। अपराध प्रोफाइलिंग। अपराध प्रोफाइलिंग में होता है अपराध प्रोफाइलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें अपराधी के व्यवहार, आदतें और व्यक्तित्व का विश्लेषण करके उसकी संभावित पहचान की जाती है। महत्व देखेंगे इसका कि अपराध फाइलिंग का क्या महत्व है, अपराध प्रोफाइलिंग का क्या महत्व है। अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी में यह सहायता करती है। फिर पॉलीग्राफ परीक्षण टेस्ट। पॉलीग्राफ परीक्षण टेस्ट क्या है? पॉलीग्राफ एक उपकरण है जो हृदय की गति, रक्तचाप और श्वसन जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापकर झूठ का पता लगाने का प्रयास करता है। पॉलीग्राफी एक मशीन है जिसके द्वारा हम झूठ का पता लगाते हैं। इसके महत्व में क्या है? अपराध जांच में यह सहायता देती है। फिर बाल अभिरक्षा मूल्यांकन। बाल अभिरक्षा मूल्यांकन क्या है? बाल अभिरक्षा मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जो बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों की उपयुक्तता का आकलन करती है। इसका महत्व है कि न्यायालय को उचित निर्णय लेने में यह सहायता प्रदान करती है। फिर अपराधी व्यवहार। अपराधी व्यवहार में हो जाएगा कि अपराधी व्यवहार क्या है? कानून एवं सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध किया गया व्यवहार अपराधी व्यवहार कहलाता है। अपराधी व्यवहार के कारण सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक कारक होते हैं। फिर अपराध मनोविज्ञान क्या है? अपराध मनोविज्ञान अपराधियों की मानसिक प्रक्रियाओं, प्रेरणाओं और व्यवहार का अध्ययन अपराध मनोविज्ञान कहलाता है। अपराध मनोविज्ञान के महत्व यही है कि इसमें अपराध रोकथाम एवं पुनर्वास का कार्यक्रम होता है। फिर किशोर अपराध। किशोर अपराध क्या है? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किए गए अपराध को किशोर अपराध कहते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र में किशोर कहलाता है, जबकि 18 वर्ष से ज़्यादा में वो वयस्क हो जाता है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा किए गए अपराध को किशोर अपराध कहलाता है। इसके प्रमुख कारण है, किशोर अपराध के प्रमुख कारण है पारिवारिक समस्या, बुरी संगति और गरीबी। फिर पीड़ित विज्ञान। पीड़ित विज्ञान क्या है? पीड़ित विज्ञान अपराध के पीड़ितों और उन पर अपराध के प्रभावों का अध्ययन
पीड़ित विज्ञान कहलाता है। पीड़ित विज्ञान के महत्व हैं कि पीड़ित की सहायता एवं पुनर्वास दिया जाना चाहिए। सुधारात्मक मनोविज्ञान। सुधारात्मक मनोविज्ञान क्या है? जिसमें अपराधियों को सुधरने का मौका दिया जाता है। जेलों और सुधार गृहों में अपराधियों को सुधरने एवं पुनर्वास से संबंधित मनोविज्ञान को सुधारात्मक मनोविज्ञान कहा जाता है। अपराधियों का सामाजिक पुनर्वास इसमें होता है। इनका उद्देश्य है कि अपराधी फिर से अपने समाज में लौटकर रहने लगे अच्छे बनकर। संज्ञानात्मक साक्षात्कार। संज्ञानात्मक साक्षात्कार क्या है? गवाह की स्मृति से अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने की विशेष साक्षात्कार तकनीक। जो गवाह है उनसे विशेष और सटीक तकनीक, उनसे सही जानकारी प्राप्त करने की यह तकनीक है। इसमें महत्व है कि गवाह की विश्वसनीयता बढ़ाना, मतलब गवाह की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, उन पे विश्वास अधिक हो जाता है। साइबर अपराध। अब साइबर अपराध क्या है? मतलब जो इंटरनेट से होता है, कंप्यूटर से होता है। कंप्यूटर, इंटरनेट या डिजिटल माध्यमों से किए गए अपराध साइबर अपराध कहलाते हैं। साइबर अपराध क्या है? जो डिजिटल माध्यम से आजकल अपराध होते हैं, किसी का फ़ोन हैक हो जाता है, कहीं का लिंक हैक हो जाता है, वो सब साइबर अपराध में आ जाते हैं। इसके कारण हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी इत्यादि आते हैं। न्यायिक साक्षात्कार। न्यायिक साक्षात्कार क्या है? अपराध से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से लिया गया साक्षात्कार। मतलब न्यायिक साक्षात्कार वैसा साक्षात्कार है जिसमें अपराध से संबंधित तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिक तरीकों से लिया गया साक्षात्कार। वैज्ञानिक तरीकों से इसमें अपराधियों का जांच की जाती है। इसमें निष्पक्ष और सटीक जानकारी प्राप्त होता है। गवाह सुरक्षा। अब गवाह की सुरक्षा क्या है, कैसे है? गवाहों को धमकी और हमलों से बचाने हेतु दी जाने वाली सुरक्षा। जब कोई गवाह बनता है तो उस पर धमकी और हमले होने लगते हैं ताकि वो गवाह ना दे, इसलिए उसको सुरक्षा दिया जाता है, जिसे गवाह सुरक्षा कहा जाता है। इसके महत्व यह है कि इससे निष्पक्ष न्यायालय सुनिश्चित करना होता है। इससे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सकता है कि गवाह सही गवाह देगा तो न्याय भी सही होगा। आक्रामकता। दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार को आक्रामकता कहते हैं। जो दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उसे आक्रामकता कहा जाता है। इनके प्रकार है शारीरिक और मौखिक आक्रामकता। कोई शारीरिक आक्रामकता देता है, कोई मौखिक देता है। कोई शरीर पे वार करके देता है तो कोई मुंह से जो मन सो बोल के किसी को दुख दे के करता है। नेक्स्ट है मानसिक विकास, मानसिक विकार और अपराध। मानसिक विकार और अपराध में देखेंगे कुछ मानसिक विकार व्यक्ति के निर्णय और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे अपराध की संभावना बढ़ सकती है। कुछ मानसिक विकार व्यक्ति के निर्णय एवं व्यवहार को प्रभावित करती है, जिससे अपराध की संभावना बढ़ जाती है। जैसे सभी मानसिक रोगी अपराधी नहीं होते हैं। जितने भी मानसिक रोगी हैं सब अपराधी नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ मानसिक रोगी ऐसे होते हैं जो अपराध कर ही देते हैं। फिर पुनर्वास। पुनर्वास अपराधियों को सुधार कर समाज की मुख्य धारा में वापस लाने की प्रक्रिया को पुनर्वास कहते हैं। जो अपराधी रहता है उन्हें जेल में रख के या फिर कहीं और रख के सुधार के उन्हें फिर से समाज में लाने की जो प्रक्रिया होती है वो पुनर्वास कहलाती है। पुनर्वास का उद्देश्य होता है कि पुनः अपराध करने की संभावना कम हो, फिर से वो अपराधी जो है वो अपराध ना करके एक अच्छा व्यक्ति बन जाए। तो फ्रेंड, हमारा ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और जितना हो सके प्लीज़ हम लोग का सपोर्ट कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. For complete exam preparation,
Subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.